हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। अब आज का अपना क्या टारगेट है? सर देखो, सिर्फ चैप्टर पढ़ना ना काफी नहीं होता। आप चैप्टर कितना भी पढ़ लो, जब तक आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए तब तक कोई फायदा नहीं है। अब क्वेश्चन करने का भी सही तरीका क्या है? उसको प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट का पेपर आ रहा है उससे किया जाए, वरना पता नहीं चलता क्वेश्चन का क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन प्रॉपर इंस्टीट्यूट के पेपर से किया जाए, वो सही तरीका है उसको करने का। आरटीपी से किया जाए, वो सही तरीका है। अब यार हमारे पास तो रिसोर्सेज, हम क्यों नहीं यूज करेंगे यार? रिसोर्सेज है तो यूज तो करना बनता है, नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर। तो अभी अपने क्या करते हैं, पहले तो ना सारी आरटीपी करते हैं, लेटेस्ट वाली सारी लेटेस्ट आरटीपी करते हैं। मई अटेम्प्ट की, सितंबर अटेम्प्ट की, जनवरी अटेम्प्ट की, न्यू कोर्स वाली सारी आरटीपी करते हैं और फिर करते हैं ऑडिट के पेपर। तो पहले मैं आपको करा रहा हूं मई 2024 की आरटीपी। क्या करा रहा हूं? मई 2024 की आरटीपी। कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी है? मई 2024 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कहा भैया ये वाले सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब देके बताओ। हम आरटीपी करेंगे चैप्टर 3 की। सिर्फ कौन से चैप्टर की? चैप्टर 3 की। आज का फोकस एरिया क्या है? चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में मई 2024 आरटीपी में, चैप्टर 3 में मई 2024 आरटीपी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं पहले तो 5। देखना भाई आएगा, किधर नहीं जाएगा, आएगा। सर देखो मैं क्या कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन के साइड में ही लिख रहा हूं। आप लिख लीजिए। आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक है, आईसीआई का मटेरियल है, जो भी मटेरियल आपके पास है उसमें वो आंसर ढूंढते हुए चलिए, देखते हुए चलिए। यही सही तरीका है पढ़ने का। मैं शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर के हिंट दे रहा हूं कि ये आंसर ऐसे आना है, ये आंसर ऐसे आना है। और अमूमन इसी तरह के सवाल सीए के पेपर में भी पूछे जाते हैं। अभी हम पेपर के सवाल भी देखेंगे, आप जानते हैं, आप जानते हैं। हाँ साहब, तो एक बढ़िया सा सीए है। कौन है साहब सीए? मैं ही हूं। मैं कौन हूं? सीए एएल है। समझ गए ना? समझ गए ना सीए एएल का मतलब? तो हाँ, सीए अभिषेक लोहिया, कोई बात नहीं। आओ तो सीए अभिषेक लोहिया ना एक कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने एक सवाल दिया, बोला एक कंपनी है सतरंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड, वाह। मैन्युफैक्चर करिए अचार, बोले वाह। अब कंपनी के जो ऑडिटर है, प्यारा सवाल, दिमाग लगेगा, दिमाग थोड़ा खर्च करो उसे। द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी हैव प्लान द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर प्लान करे हुए कि हम ये चेकिंग करेंगे साहब, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी जो बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड करके बैठी है उसको चेक करने के लिए मैं क्या सोच के बैठा हूं कि मैं ये सारे प्रोसीजर्स लगाऊंगा। डिस्पाइट दैट, मतलब मैंने चेकिंग वेकिंग कर ली होगी, मैंने कर ली चेकिंग। डिस्पाइट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट misstatement in revenue recognition are not identified by planned audit procedure। बोल रहा है ऑडिटर ने प्लानिंग करके प्रोसीजर लगाए हैं, फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू के अंदर अगर कोई मिसस्टेटमेंट होगा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, बताओ और फिर एक्सप्लेन भी करो। पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल, बोले यहां पे कौन से रिस्क की बात हो रही होगी? तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ। आज ऑडिटर ऑडिट कर लेता है और ऑडिट करके भी रिस्क को नहीं पकड़ पाता है। मैंने ऑडिट कर ली फिर भी फ्रॉड नहीं डिटेक्ट कर पाया। तो आप याद करो, हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क, फिर हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। तो यहां पे वो बात कर रहा है डिटेक्शन रिस्क की। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? यहां पे कौन से रिस्क की बात हो रही है? आप बोलेंगे यहां पर डिटेक्शन रिस्क की बात हो रही है सर, यहां पे डिटेक्शन रिस्क की बात हो रही है सर। अच्छा, अब इन्होंने आइडेंटिफाई करने बोला रिस्क, तो हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि भाई डिटेक्शन रिस्क होता है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? इस बात का रिस्क होता है कि ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा उसके बाद भी फ्रॉड एरर क्या रह जाएंगे? अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। लेकिन नॉर्मली इस तरह का सवाल पेपर में 4 से 5 नंबर का आएगा। तो सिर्फ डिटेक्शन रिस्क का मीनिंग समझा के तो काम नहीं चलेगा। तो आप आईसीआई मॉड्यूल में या नोट्स में जहां आप चेक करना का हो, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो आप चेक करना। डिटेक्शन रिस्क के भी फिर दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, एक होता है सैंपलिंग रिस्क और एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। और आप अपने नोट्स में ध्यान देंगे तो मैंने सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क के आपको एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं। तो विद एग्जांपल आप जब ये सारी बातें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आया, इजी सा क्वेश्चन है। हम सतरंगा की ऑडिट पर गए। जब हम सतरंगा की ऑडिट पर गए
तो सतरंगा की ऑडिट में क्या हुआ, सतरंगा की ऑडिट में हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, फिर भी रेवेन्यू के अंदर मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह गए। क्वेश्चन ने पूछा भाई बताओ यहां पे कौन से रिस्क की बात हो रही है, बोले यार यहां तो डिटेक्शन रिस्क की बात हो रही है। ये तो हम कर लेंगे सर, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हम तो पैदा ही होशियार हुए हैं। तेरी बात नहीं कर रहा हूं, गलत फहमी में मत रहे। ठीक है, एक सवाल और आया, एक सवाल और आया, ये तो इजी सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। आजकल इस तरह के सवाल पेपर में थोड़े कम आ रहे हैं बट आ सकते हैं। आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट। बोले आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पे इंपैक्ट आता है। इन व्हाट डिफरेंट वेज, बोले किन किन तरीकों से सच रिस्क कैन हैव इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो पूछ रहा है बताओ आईटी रिलेटेड रिस्क का इंपैक्ट क्या आएगा ऑडिट पर। बताओ आईटी रिलेटेड रिस्क का इंपैक्ट क्या आएगा ऑडिट पर। तो बेटा अपन ने पढ़ा है आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पर इंपैक्ट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग, एक तो होता है इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग। बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता सर, ये तो डेफिनेटली होता है। एक होता है इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, एक होता है इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स और एक होता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। होता है कि नहीं होता है बताओ। तो ये सारे इंपैक्ट आपको समझा के आने पड़ेंगे। लाइक सब्सटेंटिव चेकिंग में आप क्या बताओगे कि जो भी सिस्टम से डेटा आएगा, रिपोर्ट आएगा, ऑडिटर को उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करने के लिए ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, आपको डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। इंपैक्ट ऑन कंट्रोल यही आएगा कि आप ऑटोमेटेड कंट्रोल पर रिलाय नहीं करोगे, सिस्टम कैलकुलेशन पे रिलाय नहीं करोगे, आपको एडिशनल ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। और इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग यही आएगा कि एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू इशू अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। बोलो आया। तो ये दो क्वेश्चन बेटा अपने को पूछे गए, ये दो क्वेश्चन बेटा अपने को पूछे गए। कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी में पूछे गए? मई 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी में पूछे गए फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। बिल्कुल सर, हमें आ गया। चलिए अब सितंबर की 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी देखते हैं। अब कौन सी आरटीपी पे आ गए सर? सितंबर 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी पे आ गए। ये सही तरीका है क्वेश्चन करने का, आरटीपी वाइज करना, आरटीपी वाइज करना। आज क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं, क्या होता है टॉपिक के नीचे क्वेश्चन डाल देते हैं। बिल्कुल गलत अप्रोच है सर। एक बात बताओ, अगर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अपने को पहले से पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले टॉपिक में से आना है, फिर हमने अपना दिमाग कहां लगाया? फिर पेपर में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि अरे यार पता नहीं है तो क्या सवाल है, आ ही नहीं रहा, क्योंकि बुक के नीचे क्वेश्चन लिखे होने में दिक्कत आती है। तो हमेशा सही तरीका यही है कि पहले अपने पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर चैप्टर वाइज आरटीपी उठा लो, पास पेपर उठा लो, सवाल कर लो, जय श्री राम, भगवान का नाम लिए जाओ, क्वेश्चन किए जाओ, अटेम्प्ट निकाले जाओ और सीए बनते जाओ। तो क्या एक ही बार बनोगे? बन जाना। आओ फटाफट जल्दी से आओ। सर कॉमेडी मत करो, चुपचाप पढ़ा दो, ठीक है? आओ। नाराज हो जाते हैं कुछ बच्चे कॉमेडी करने पे, बोले हमारा मजाक उड़ा दिया आपने। पहले लोग उड़ा रहे हैं, आप तो मत उड़ाओ। खैर छोड़ो, कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को, तू घबरा मत। आओ अगला चैप्टर कराएंगे सर, अगला आरटीपी कराएंगे सर। अब इस आरटीपी गरीब सी आरटीपी है, एक क्वेश्चन दिया है चैप्टर नंबर 3 का, फटाफट कर देंगे उसको, क्या पता हम कितने होशियार हैं। अब देखो माहौल बना रहा है, माहौल में कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक थंब रूल सिखा रहा हूं। ऑडिट का अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लॉ में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऑडिट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ के क्वेश्चन की लास्ट 2-3 लाइनें भी पढ़ लोगे तो 99% सवाल हो जाएगा। अब जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डेटा एनालिटिक्स, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स का है। ज्यादा नहीं भी समझ में आए ना तो बस डेटा एनालिटिक्स समझाया ना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पढ़ के देखते हैं सवाल। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डेटा एनालिटिक्स फॉर मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस। ठीक बात है। Auditors can also obtain good results by using data analytics. ठीक बात है। What are the क्वेश्चन पे फोकस है कि ऑडिटर टूल या टेक्निक क्या यूज करेगा। क्लिक नहीं होता है बच्चों को, आंसर लिखते नहीं है, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। What are the tools and techniques used by auditor? ऑडिटर क्या टूल टेक्निक यूज कर रहा है इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ये क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अब हमें ये सब चीजें ध्यान नहीं देते तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स कटते हैं।
टूल एंड टेक्निक क्या है? तो टूल एंड टेक्निक पे आपको लिखना पड़ेगा कि स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे कि आइडिया और ACL, ये टूल एंड टेक्निक है बेटा। बोले स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगेन ICA मॉड्यूल में देख सकते हो, या जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसमें आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। नहीं मिल रहा बताओ? मिल रहा है ना? अरे कैसे नहीं मिलेगा सर, सब पढ़ते हम कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। और एग्जैक्ट ICA बुक की ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, बस हमने अपनी बुक अपने नोट्स में उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करा हुआ है ताकि वो लर्न करने में इजी रहे, दैट्स इट। तो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, आइडिया ACL तो ये लिखेंगे, और प्लस आप लिखेंगे वी कैन ऑल्सो यूज स्प्रेडशीट्स। बस इतना ही है मॉड्यूल में, हमें भी इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन का एक पार्ट और है, इन विच एरियाज डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड। बोले कौन से एरियाज में यूज होता है? तो एरियाज में आप देखोगे तो बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा चेक करने में काम आता है डेटा। एरिया तो यही है। बोले कंप्लीटनेस ऑफ डेटा चेक करने में काम आता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल के अंदर डेटा एनालिटिक्स हमें काम आ जाता है, रिकंप्यूटेशन में डेटा एनालिटिक्स हमें काम आ जाता है। ऐसे करके 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, मिले नहीं मिले लिखे हुए। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। क्वेश्चन करते वक्त बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है ताकि स्टेप मार्किंग में हमारे मार्क्स लूज आउट ना हो। यही पर्पस है RTPs और MTPs और पास एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करने का। बोलिए आया क्या? जी सर क्यों नहीं आएगा, हम तो होशियार हैं। वाह सर वाह, ये तो मजा आ गया। मई और सितंबर की RTP तो आपने फटाफट करा दी। हाँ मैं भी जानता हूं, मैंने फटाफट करा दी। सितंबर की तो RTP गरीब थी, एक सवाल था। अब आओ जनवरी की RTP में, किस में आ गए? जनवरी की RTP में आ गए। अब ये कौन से मंथ की RTP करा रहे हो? सर जनवरी मंथ की करा रहा हूं मेरे नन्हे मुन्नो। तो जनवरी 2025 की, कौन से महीने की? जनवरी 2025 की हम लोग क्या करने वाले हैं? जनवरी 2025 की हम लोग क्या करने वाले हैं? RTP करने वाले हैं। आइए जनवरी 2025 मंथ की RTP करते हैं। आइए जनवरी 2025 मंथ की क्या करते हैं? RTP करते हैं। तो इसमें भी देखो सवाल तो होंगे ही, सवाल तो हर RTP में होते हैं और हर चैप्टर के होते हैं। और अब चिंता मत करना, मैं MCQs की अलग क्लास लूंगा। मैं MCQ अभी क्यों नहीं कराता हूं? क्योंकि MCQ क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। एक केस स्टडी बेस्ड MCQ में कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन क्या रहते हैं? कंबाइंड रहते हैं। तो हम वो अभी नहीं कर सकते हैं। MCQ जब हम करेंगे जब हमारा सारा चैप्टर पढ़ लिया गया होगा। आती है बात समझ में? बिल्कुल सर, क्यों नहीं आएगी, इतने बेवकूफ थोड़ी हम। चलो आओ फिर आओ। तो सर चैप्टर नंबर 3 में अब की बार अगेन एक ही सवाल है RTP में, अगेन एक ही सवाल है, और अगेन बहुत आसान सवाल है। अगर हम समझ के करेंगे तो हो जाएगा। कौन से टाइम की RTP चल रही है अभी? जनवरी 2025 की। बच्चे बोलते हैं बार बार क्यों बोल रहे हो? बोलूंगा मैं तो बार बार नहीं, बार बार बोलूंगा फिर बाद में हम भूल जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे तो गलत होगा। ये इजी सवाल है, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तुम्हें याद है अपन ने ऑडिट में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े? तुम्हें याद है हमने ऑडिट में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े? तो जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उसी का ये सवाल है, उसी का ये सवाल है। क्या बोल रहा है? ऑडिटर ऑफ EFG लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन टूर एंड ट्रेवल बिजनेस, नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज कंट्रोल एनवायरनमेंट। याद करो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता था? इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट होता था। टू डू दिस ऑडिटर इवेल्युएट्स वेदर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया। ऑडिटर एक तो इवेल्युएट कर रहा है कि मैनेजमेंट ने क्रिएट किया हो और मेंटेन किया हो कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। बिल्कुल ठीक बात है, यही इवेल्युएट करना होता है ऑडिटर को। एंड ऑडिटर इवेल्युएट करेगा स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कलेक्टिवली प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फालतू की बकवासें पेल दी। ये ट्रिक है ऑडिट की केस स्टडी करने की। एंड की 2 लाइनें पढ़ लेनी चाहिए थी मुझे पहले ही, सवाल तो वैसे ही हो जाता। ऊपर तो सिर्फ ठीक है जो भी है, ICA को ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है जो भी है। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो आप क्या बोलोगे? कंट्रोल एनवायरनमेंट में याद है 3 चीजें आती थी। एक गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन आता है, एक उसमें एटीट्यूड, 3 आते हैं AAA, एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शंस।
और उसमें क्या आता है, टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक पार्ट हो गया। अब देखो फिर वही बात, पार्ट वाइज क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 है, इसका अलग मार्क्स होगा स्टेप मार्किंग में। फिर होगा एलिमेंट्स, नेम नहीं है, एक्सप्लेन है, समझा के आने पड़ेंगे आपको। तो ये 7 नंबर का सवाल आप मान के चलिए पेपर में आएगा, उससे कम का नहीं आएगा। 6 से 7 नंबर का सवाल ही आना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है ना बेटा। अब वो बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट समझाओ। तो एक एलिमेंट तो था, याद करो, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, याद आया। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट क्या था, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। फिर अगला एलिमेंट क्या था, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। फिर अगला एलिमेंट क्या था, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर अगला एलिमेंट क्या था, याद है, एक तो था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आखिरी था ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। याद है कि नहीं याद है? तो टोटल कितने एलिमेंट है, 7। तो ये इजी सा सवाल था। अब क्या होता है, पेपर में फॉन्ट साइज आता है 16-18 नंबर का। तो अब यही सवाल जब पेपर में आएगा तो 1 पेज का आएगा, बच्चा देख के घबरा जाता है, अरे यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से कैसे होगा। ऑडिट का कोई भी केस स्टडी जब आप कर रहे हो, पहले उसकी लास्ट 2-3 लाइंस पढ़ लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 90% टाइम तो आंसर वैसे ही क्लिक हो जाएगा। तो इससे पेपर में टाइम भी सेव होगा और हमें डर भी नहीं लगेगा पेपर में। और बाय चांस एंड की 2-3 लाइन समझ के नहीं याद आ रहा कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, तब एक बार पूरी केस स्टडी पढ़नी। नहीं, केस स्टडी पढ़ो पूरी, पर पहले एंड की 2-3 लाइनें पढ़ लो, ताकि सीधे क्लिक हो जाए कि इसमें आंसर क्या लिखना है। समझ गए? उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। समझ गए? बिल्कुल सर। लो भैया, सितंबर अटेम्प्ट की आरटीपी भी डन हो गई। तो कितने अटेम्प्ट के आरटीपी कर दिए हमने? 3 अटेम्प्ट के कर दिए। अब पास एग्जाम के पेपर भी करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बताओ मुझे, बताओ। पास एग्जाम के पेपर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए सर। तो अब आरटीपी तो अपन ने कर ली है, क्या कर ली है? आरटीपी तो अपन ने कर ली है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, पास एग्जाम के पेपर भी करते हैं। करे कि नहीं करे बताओ? बिल्कुल सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। और उनको भी ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में उनके क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। चलो आगे, चलो सर आगे चलो। वाह सर वाह। तो देखो ये अपन ने मई 24 आरटीपी करी, सितंबर 24 आरटीपी करी, मई 24 आरटीपी करी, सितंबर 24 आरटीपी करी, और जनवरी 25 की आरटीपी करी। अब कर रहे हैं मई 2024 का ऑडिट का पेपर। क्या कर रहे हैं? मई 2024। अब ये मैंने बेयर पेपर खोला है। कई बच्चे बोलते हैं अरे सर सजेस्टेड वाला खोल लो। क्यों खोल लें? इसको देख के पता चलेगा ना पेपर में किस तरह का फॉन्ट साइज आता है। तो एक्चुअल में पेपर को अगर अपनी आंखों से देखा रहेगा तो थोड़ा तो अपने को यूज टू है ना इस तरह की चीज को पढ़ने का। पेपर में अचानक से नई चीज तो आंखों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि हम तो कई लोग इतने सिंसियर भी नहीं है कि हम मॉक टेस्ट दे लें। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर इसके लिए करना है कि एग्जाम में कोई भी चीज एकदम नहीं हमें ना लगे, और पेपर को देख के कहीं एक बार में ऐसा ना हो जाए कि हम घबरा जाएं। तो घबराओगे तब नहीं जब पहले से प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस में करा रहा हूं, आप टेंशन क्यों लेते हो? अभी तक हमने सारे चैप्टर करे हैं ना, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम, ये भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो। ठीक है, चलो 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 चलो, हंसो मत, हंसना अलाउड नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब सर पास एग्जाम पेपर में क्या होता है, अपने को चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है ना, फिर मेरे टीचर होने का क्या फायदा और तुम्हारे स्टूडेंट होने का क्या फायदा। तो मई 2024 का पास एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, और उसी ट्रिक से करेंगे जैसे मैंने सिखाया। अगर केस स्टडी आएगी तो मैं केस स्टडी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले उसकी लास्ट 2-3 लाइन पढ़ाऊंगा। आओ, तो 1 क्वेश्चन का सी पार्ट, 1 क्वेश्चन का सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट अपन करते हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात कर रहा है। उसमें इसने कुछ कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं
134 का 5 का ई लिखा हुआ है, 149 का 8 लिखा हुआ है, 177 का 4 का 7 लिखा हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स का है ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, इसमें एक टेबल बनी हुई है, मेरे नोट्स में भी देखोगे तो भी और आईसीआर मॉड्यूल में देखोगे तो भी। मिस्टर जेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ईएफ लिमिटेड, ये क्या बन रहे हैं? डायरेक्टर बन रहे हैं। कौन से वाले? इंडिपेंडेंट वाले, ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। केम टू नो दैट कंपनीज एक्ट 13 हैज प्लेस्ड अ, बोले कंपनीज एक्ट में बहुत एम्फेसिस है किस पे? ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स फॉर अ लिस्टेड कंपनी। ही वांट्स टू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाहता है कंपनीज एक्ट में विद रिगार्ड टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और देखो 3 मार्क्स का सवाल है और 3 ही सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी हैं। अच्छा मुझे बताओ, हमने नोट्स में कितने सेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं? 4, लेकिन पूछी 3 की है, 3 ही समझाओ और 3 नंबर का ही सवाल है। अब कौन से सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है? 134 का 5 का ई। तो आप बोलोगे 134 के 5 की में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बीओडी की। और बीओडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो एक एडिक्वेट और एक ऐसा आईएफसी बनाए जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो, जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो। लो भाई 1 मार्क्स मिल गया इसके। फिर आया 149 का 8। 149 के 8 में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 149 के 8 में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको बेसिकली शेड्यूल 4 में जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। फिर आप बोलोगे शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यह ड्यूटी है कि वो देख ले कि आईएफसी और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रोबस्ट भी हैं और डिफेंसिबल भी हैं, रोबस्ट भी हैं और डिफेंसिबल भी हैं। फिर 177 के 4 में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑडिट कमेटी को क्या देखना है? ऑडिट कमेटी को क्या देखना है? अगेन उनको ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है कि वो क्या कर ले? इवैल्यूएशन कर ले किसका? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ कंपनी का। टू द पॉइंट आंसर लिखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? आईएफसी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। पूछिए क्या? 3 नंबर का सवाल है, टेबल बनाइए, 3 पॉइंट टेबल फॉर्म में समझाइए जैसे नोट्स में टेबल बनी हुई है एंड गेट योर मार्क्स। आगे बढ़िए, फुल ऑन फुल आएंगे। समझ गए? बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर हम समझ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। बोलो आया क्या? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी कर सकते हैं, इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूं। सर ये ऐसे 315 का क्वेश्चन है पहले तो। अच्छा क्या पेपर में ऐसे नेम एंड नंबर लिखने होते हैं? अगर याद है तो जरूर लिखिए, लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं याद है, फिर कहां से लिखोगे? अच्छा मैंने कॉपी में एक टॉपिक पढ़ाया आपको ऐसे 315 में नोट्स में, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो अगर आप देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या इंक्लूड होता है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्लूड होता है एक तो इंक्वायरी कर ला। बोले आरएपी में क्या इंक्लूड होता है? टॉपिक ढूंढो पहले। इंक्वायरी में क्या इंक्लूड होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या इंक्लूड होता है? बोले इंक्वायरी कर लेना। क्या कर लेना? इंक्वायरी कर लेना। बोले इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से, इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से। एक था कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो और एक था कि आप ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर लो। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। नोट्स में ये टॉपिक अपनी आंखों के सामने, आईसीआर मॉड्यूल में अपने आंखों के सामने टॉपिक खोल के रखिए ताकि इस क्वेश्चन का आंसर समझने में आपको इजी रहे। CAQ इज द एंगेजमेंट पार्टनर है ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ आरएपी, आरएपी की बात करती है, एक बार के लिए तो ये क्लियर कर लो कि ऐसे 315 लग रहा है, क्योंकि आरएपी की बात ऐसे 315 में ही होती है। इतना आपको सीखना पड़ेगा। आरएपी माने ऐसे 315। अगर नहीं भी समझ आएगा क्वेश्चन तो आ जाएगा, बस आरएपी माने ऐसे 315 ये समझ लो।
ही वॉन्ट्स टू मेक क्या, इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। अब वो बोल रहा है इन 4 लोगों से अगर इंक्वायरी करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगी, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन द ऑडिटर गेट बाय इंक्वायरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बोल रहा है इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए एज पर ऐसे 610, ऐसे 610 आएगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। लेकिन बेटा देखो इंटरनल ऑडिटर का जो काम होता है वो मेन काम क्या होता है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। तो अगर हम इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करेंगे तो आप बोलोगे इट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द एंटिटी। देखो हर पार्ट के 1 नंबर मिलेगा, हर पार्ट का 1 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का सवाल है 1 2 3 4। अच्छा बोल रहा है इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करेंगे तो क्या पता चलेगा, तो इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करोगे तो कंपनी के ऊपर अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, लिखा हुआ है नोट्स में सब, कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कंपनी कंप्लायंस विद लॉस करती है या नहीं करती है, ठीक है, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है क्या, ये सब पता चल जाएगा। मार्केटिंग पर्सनल से इंक्वायरी करेंगे तो क्या पता चलेगा, बोले कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चल जाएगा, बोले कंपनी की सेल्स ट्रेंड कैसे हैं, सेल बढ़ रही है कम हो रही है, ये पता चल जाएगा। अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल कौन हुए, जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट वाले लोगों से इंक्वायरी करेंगे तो क्या पता चलेगा कि कंपनी के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, कंपनी में आईटी रिलेटेड रिस्क क्या क्या हैं, कौन से आईटी रिलेटेड रिस्क है जो एक कंपनी फेस कर रही है वो पता चल जाएगा, सिस्टम में कंट्रोल्स कैसे हैं वो पता चल जाएगा, सिस्टम की कहीं फेलियर हो रही है क्या, हमारे कहीं सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या, वो पता चल जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था बेटा, कौन से चैप्टर से आया था, चैप्टर नंबर 3 से ही आया था। अगर आप देखेंगे तो मे अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 3 से ऑलरेडी 2 सवाल हम कर चुके हैं जिनका मोटा मोटी वेटेज कितने मार्क्स का हो चुका है, मोटा मोटी वेटेज 7 मार्क्स का हो चुका है। बोलिए आया नहीं आया क्वेश्चन में, 30 सेकेंड्स वेट करूंगा, नॉट मोर देन दैट। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे, अपन देखेंगे। पहले आप इसको रीड करिए, जल्दी से पढ़ लीजिए फिर हम आगे चलेंगे, फटाफट से पढ़ लीजिए। ठीक है, और याद रखिए पेपर में जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न होंगे या सारे एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो बुक में है, और चलो बुक में है भी, जरूर थोड़ी हम सारे एग्जाम्पल लर्न करके जाएंगे, तो थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई आज इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से क्या जानोगे, वो अपने आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, तो आईटी डिपार्टमेंट से आईटी डिपार्टमेंट रिलेटेड बातें तो जानने को मिलेंगी, तो वो बातें अपने को खुद से दिमाग लगा के लिखनी पड़ेंगी, तो कभी घबराया मत करो। आज आपको नहीं याद मार्केटिंग पर्सनल से क्या पता चलेगा, मैं एक बार के लिए कहता हूं आपको नहीं याद कि मार्केटिंग पर्सनल से क्या पता चलेगा। अरे नहीं याद तो नहीं याद क्या हो गया, खुद से दिमाग लगाओ। मार्केटिंग वाले बंदे से क्या पता चलेगी, सेल पता चलेगी, सेल से रिलेटेड चिप 2 3 4 बातें। लीगल काउंसिल से क्या पता चलता है, लॉ के बारे में, केस के बारे में। तो हर चीज रटने का नहीं है, कहीं कहीं अपने को दिमाग भी लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ये अपने कौन से टर्म का पेपर डिस्कस किया बेटा,
लिखा हुआ है, ये ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, मई 2024 का पेपर डिस्कस किया है। ठीक है, अब आओ, अब सितंबर अटेम्प्ट का पेपर डिस्कस करें क्या? करोगे सर, क्यों नहीं करोगे, करना पड़ता है सब दुनिया में। आ जाओ, अब अपन डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 अटेम्प्ट का पेपर। अच्छा, वैसे तो मैं नहीं रीड कराता हूं, फिर भी पेपर में ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, नॉर्मली रीड कर लेने चाहिए ताकि पेपर में सिली मिस्टेक्स ना हो, बेवकूफ़ी वाली गलतियां ना हो जिनको देखकर हम बाद में पछताएं। जैसे मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूं, एक आपकी रेफरेंस के लिए पढ़ रहा हूं और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट, ऑब्वियसली पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आएगा एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए ओएमआर शीट आएगी, ओके। पार्ट 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव, वही लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2। फिर बोल रहा है देख लेना भैया पेपर में दोनों पार्ट मिले हो, बाद में तुम रायते फैलाओ रहे मेरे को तो ये पार्ट मिला ही नहीं, या अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया। तो बोले वो थोड़ा देख लेना, देख लेंगे, ओके। फिर बोल रहा है कि ओएमआर वाली एम्स जो पार्ट 1 है, बोले उसके आंसर तो ओएमआर शीट में करना और डिस्क्रिप्टिव वाले के डिस्क्रिप्टिव में करना, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ओएमआर शीट 6th पॉइंट, बोले ओएमआर शीट इंग्लिश में ही आएगी, बोले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में ही आती है। चलो अपन तो इंग्लिश मीडियम है तो ठीक है, हिंदी है तो ये बात ध्यान रखो। बार कोड स्टिकर प्रोवाइडेड इन अटेंडेंस रजिस्टर इज टू बी अफिक्स्ड ओनली ऑन द डिस्क्रिप्टिव। एक वो पेपर में क्या होता है, हर पेपर का पेपर कोड आता है, उसका आपको निकाल के स्टिकर चिपकाना है। तो बोले वो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे चिपकाना है, कहीं और इधर उधर मत चिपकाया ना। बोले नहीं चिपकाएंगे यार, इतने तो दिमाग है हमें। बोले आपको एग्जाम से तभी जाने दिया जाएगा जब टाइम पूरा हो जाएगा। अगर आपने अपना पेपर टाइम से पहले पूरा कर लिया, सीए का पेपर अगर टाइम से पहले पूरा हो रहा है मतलब आपको आता नहीं है, ठीक है, नहीं तो टाइम से पहले पूरा नहीं होगा। तो ठीक है, बोले अगर टाइम से पहले पूरा हो जाए तो चुपचाप करके बैठे रहना, बीकॉम का पेपर नहीं है कि निकल लेंगे, ओके। बोले एग्जाम 3 घंटे का है, ओह थैंक यू। और बोले बस ये सब चीजें हैं तो, और बोले कोई चीटिंग करता पाएगा तो तेरी बैंड बजा देंगे, 11वें पॉइंट में लिखा है। तो पढ़ लेना ये इंस्ट्रक्शन। कई लोग होते हैं शौकीन होते हैं चीटिंग के, तो वो शौक अपने तक ही रखें। वो बोल रहा है कह रहा हूं करें पेपर, करें पेपर। देखो मैंने इंस्ट्रक्शन क्यों रीड करा दिया, कई बार होता है अपन क्या है एग्जाम में पढ़ते नहीं है, हम फंस जाते हैं, तो फंसे ना इसलिए मैंने एक बार आपकी सेफ्टी के लिए रीड करा दिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अब अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहना है, वही अपने को टॉपिक वाइज पता होना चाहिए, वही अपने को टॉपिक वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सर एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप मुझे बताना सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे। बहुत हार्ड नहीं है, अच्छा है, बस पढ़ो। सीएबी, बोले सीएबी करके एक बंदा है, ऑडिटर है स्टार लिमिटेड का, अच्छी बात है, केस स्टडी है। He wanted to ensure that company had correctly reconciled bank accounts and also wanted to understand whether and how far internal controls was operating in the company। मतलब वो दो चीजें देखना चाह रहा है। पहले तो ये समझो, एक तो बैंक अकाउंट का रिकंसिलिएशन और एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहा है। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, समझ में आए क्वेश्चन के 2 पार्ट। व्हाट काइंड ऑफ, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना नहीं हो सकता। तो बोला व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज सीएबी परफॉर्मिंग। बोले सीएबी कौन सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है। अब तुम्हें याद है मैंने आपको टेस्टिंग मेथड सिखाए थे, एक इंक्वायरी होती है, एक इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एक ऑब्जर्वेशन होता है और एक होता है रीपरफॉर्मेंस होता है। तो सर जब हम बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली रिकंसाइल करना है, तो रिकंसिलिएशन के लिए तो अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब बैंक ने भी बैंक रिकंसिलिएशन बना के, कंपनी ने बैंक रिकंसिलिएशन बना के रखा होगा, कंपनी ने रिकंसिलिएशन बना के रखा होगा, लेकिन हमें तो
उसकी पूरी कैलकुलेशन फिर से चेक करनी पड़ेगी, मतलब हमें कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी, यानी ये हो गया रीपरफॉर्मेंस। तो यहां पे आपको रीपरफॉर्मेंस समझाना पड़ेगा। अब बच्चे बोलते हैं हो हमें कैसे क्लिक होगा? सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप चैप्टर 4 के जाके नोट्स देखोगे तो वहां पे मैंने रीपरफॉर्मेंस के अंदर एग्जाम्पल में ही बैंक रिकंसिलिएशन लिखवा रखा है, और वो मैंने नहीं लिखा रखा, मेरे नोट्स आईसीएआई मॉड्यूल पे बेस्ड है, आईसीएआई मॉड्यूल में ही एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। तो आईसीएआई बोल रही है आप हमारा मॉड्यूल पढ़ के आओ, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप कहोगे अरे हमें कैसे क्लिक होगा कि ये रीपरफॉर्मेंस है? थोड़ा तो दिमाग भी होना चाहिए, बट फिर भी बोल रहा हूं आईसीएआई मॉड्यूल में और मेरे नोट्स में चैप्टर नंबर 4 में रीपरफॉर्मेंस के एग्जाम्पल में क्लियरली बैंक रिकंसिलिएशन लिखा हुआ है। बोलो आया? अच्छा, अब एक पॉइंट ये और है, तो व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल CAB वाज परफॉर्मिंग, तो उसमें तो अपन ने बोल दिया कि वो क्या कर रहा है? रीपरफॉर्मेंस कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा? रीपरफॉर्मेंस कर रहा है। तो वो तो अपन लिखाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे अपने, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, मेन यही चीज है, अगला पॉइंट है व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड व्हाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट अदर प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर, तो भैया रीपरफॉर्मेंस तो हो ही गया, अदर प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। आ गए मार्क्स। 4 नंबर का सवाल है, सोचो पॉइंट भी 4 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4, आंसर लिखिए, मार्क्स पाइए और प्रभु के गुण गाते जाइए। हुआ नहीं हुआ सवाल? अच्छा, अब ये वाला सवाल अपना हो गया, आगे चलते हैं। देखो इस सवाल में पहले तो क्या बोला था, सवाल समझे आप क्या बोला था? पहले तो बोल रहा था यार बैंक का रिकंसिलिएशन हो रहा है, बताओ यहां पे कौन सा प्रोसीजर लगा, बताओ यहां पर कौन सा प्रोसीजर लगा? तो अपन ने बता दिया भाई यहां पे रीपरफॉर्मेंस लगा। अब वो बोल रहा है आगे बताओ कौन सा अदर प्रोसीजर यहां पे लगा सकते हैं, तो वो आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक पार्ट बहुत अच्छा है, अगले वाले क्वेश्चन का एक और पार्ट बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपको आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में एक और सवाल है जो इसी चैप्टर का है। वैसे मैं बता दूं 2 का ए पार्ट थोड़ा मिला जुला सवाल है चैप्टर 3 और 4 का, ये 4 में भी करा सकते थे लेकिन मैंने 3 में करा दिया। आइए अब थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट बहुत अच्छा है, बताता हूं कौन सा है। ठीक है, थर्ड का नहीं है, रुको मैं बता रहा हूं किसका है, 1 मिनट आपको देना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, अब इधर देखना, सर एक सवाल है, अपन करेंगे तो अपने को जरूर आएगा और नहीं करेंगे तो शायद नहीं भी आएगा। सर अब जैसे अपन एक सवाल कर रहे हैं, इसमें ये क्या पूछ रहा है पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको समझेंगे तो हमसे सवाल होगा, इसको नहीं समझेंगे तो हमसे सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं सवाल। ठीक है, अब सर सवाल सुनना, सवाल पढ़ना है क्या, पढ़ोगे तो कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आनी है। सर और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये सवाल का जवाब आप ये वेट मत करें कि सर हमें देंगे, मैं फिर बोल रहा हूं ये सवाल का आप ये वेट मत करें कि सर हमें सवाल का जवाब देंगे, हमें खुद दिमाग लगा के क्लिक करना है कि सवाल का क्या जवाब हमें लिखना चाहिए। आती है बात समझ में या नहीं आती है? बोलिए यस और नो। करोगे क्या ये सवाल खुद से? चलो तो देखते हैं कौन करके बता पाता है। सी पार्ट है, आई थिंक 6th क्वेश्चन का सी पार्ट होना चाहिए। 5th का सी है या 6th का सी है मैं बता रहा हूं। 5th का सी है और बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने सवाल, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कौन बताएगा आंसर मुझे बताओ, नहीं मैं तो कराऊंगा ही। बताओ भाई बताओ, वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। नहीं मैं करा दूं, कोई बता पाएगा क्या? बताओ। अरे वाह, कई बच्चों ने हैंड रेस किया, मुझे अच्छा लगा देख के, बट ऑब्वियसली सवाल तो मैं ही कराऊंगा। अब ये 3 नंबर का सवाल है। अब ये सवाल में पहले मैंने क्या सिखाया,
पहले अपन लास्ट लाइन पढ़ेंगे फिर माथा लगाएंगे। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट तो शायद आईसीआई मॉड्यूल में भी और हमारे नोट्स में भी डायरेक्ट टॉपिक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मैं क्यों पढ़ूंगा सवाल? आपको जितना मैंने डिजिटल ऑडिट में लिखवाया है वो आप पेपर में लिखकर आ जाइए और मार्क्स पा जाइए। अच्छा, डिजिटल ऑडिट में हम पहली लाइन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? कंपनीज आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिवैम्प देयर बिजनेस एंड रीथिंक द वे बिजनेस इज डन। फिर आप बोलोगे इन सच अ बिजनेस एनवायरनमेंट use of technology is being made by auditor from planning to expressing their opinion। बताओ लिखे हुए या नहीं लिखे हुए सारे पॉइंट? बोले ऑडिटर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है प्लानिंग से लेकर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने तक में। फिर आप लिखोगे कि ऑडिटर डिजिटल ऑडिट में क्या यूज कर सकता है? बोले ऑडिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। और क्या यूज कर सकता है? बोले ऑडिटर डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकता है। ऑडिटर डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकता है एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर सकता है। बोले उससे उसकी ऑडिट एक बेटर वे में परफॉर्म हो पाएगी। तो ये पूरा आप इसमें एक्सप्लेन करिए, 3 नंबर आएंगे। कहां जाएंगे? अब सवाल पढ़ लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सवाल तो पढ़ाया नहीं, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। डिजिटल ऑडिट वर्ड अगर आपको हेडिंग याद आ गई अपने नोट्स की, एक मिनट में सवाल होना है, 1 मिनट में। Z and Associate are the auditors of Realton Limited, an export-oriented unit which specializes in manufacturing oil extraction plants। अब ये लाइन बताओ क्या रेलेवेंस की है? कोई रेलेवेंस की नहीं है। Since many complex processes are involved, they are digitizing their ऑपरेशंस। इसमें नोट्स में एक लाइन है, ऑटोमेशन इज द की टू डिजिटाइजेशन। वहीं से इन्होंने वर्ड उठाया डिजिटाइजेशन। दे आर रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ, ये भी तो लाइन लिखी हुई है नोट्स में कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं टू रिस्ट्रक्चर आवर बिजनेस, टू रिवैम्प आवर बिजनेस विच आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। सिंस मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी आर ऑटोमेटेड, Z and Associate जो कि CFR में आर प्लानिंग टू डू डिजिटल ऑडिट। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिजिटल ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। तो बस पूरा डिजिटल ऑडिट यहां पे एक्सप्लेन हो जाएगा। बोले डिजिटल ऑडिट से ऑडिट एक बेटर वे में कंडक्ट होती है, हम अपना ओपिनियन दे पाते हैं एक बेटर वे में। प्लानिंग से लेकर ओपिनियन तक डिजिटल ऑडिट काम आती है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। वॉइला, खत्म हो गए चैप्टर 3 के सवाल। तीनों आरटीपी के सवाल कर लिए, दोनों पास्ट एग्जाम पेपर के सवाल कर लिए। सवाल में एक तो ये वाला सवाल था, अच्छा सवाल था। सवाल में क्या बोल रहा हूं, एक तो ये अच्छा सवाल था। ये मत सोचो बाकी सवाल नहीं करेंगे, बाकी सवाल अलग चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है। जो जिस चैप्टर में आएगा सब करा देंगे। और एक अपन ने 2 का ए करा, आया नहीं आया मैं बता रहा हूं। इस चैप्टर में एक सवाल और है इसी का, इसी सितंबर अटेम्प्ट में, लेकिन वो सवाल आधा चैप्टर 4 का है आधा 3 का है, तो वो चैप्टर 4 पढ़े बिना आएगा नहीं। कौन सा सवाल है मैं सवाल भी बताता हूं, चैप्टर 4 में करा भी दूंगा, 3rd का ये। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अलग चैप्टर का और जो सेकंड पार्ट है वो चैप्टर 3 का है। तो जब मैं चैप्टर 4 भी पढ़ा दूंगा मैं अपने आप करा दूंगा आपको ये सवाल। डन, कंक्लूड करें। तीनों अटेम्प्ट की आरटीपी डन, लेटेस्ट पेपर डन, लेटेस्ट।